हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक के बारे में, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो किसने दिए हैं, दैट इज गिवन बाय द हेनरी फ्यू। इस पूरे चैप्टर में हम कुछ दो रिसर्च स्कॉलर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। उनके अंदर से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने दिए हैं, दैट इज गिवन बाय द हेनरी फ्योल ने। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, अगर आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारे, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कितने प्रिंसिपल से पहले अगर ये भी आ जाता है कि किसने दिया है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय दी हेनरी फ्योल। एक रिसर्च स्कॉलर है जिनका नाम क्या है, हेनरी फ्योल। उन्होंने क्या दिए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने कुछ 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। अगर हम हेनरी फ्योल की बात करें, सो हेनरी फ्योल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, देन हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाता है हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट, तो आंसर सेम रहेगा, हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और द मॉडर्न मैनेजमेंट। He acquired the knowledge of management by working as a manager in various company of France। अगर बात करें कि उन्होंने ये नॉलेज कैसे एक्वायर की, कि क्यों बोला जाता है उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनेजमेंट की जो नॉलेज एक्वायर की थी एज ए वर्कर, एज ए मैनेजर काम किया था फ्रांस की एक कंपनी में। फ्यूल स्टार्टेड हिज करियर इन 1816। उन्होंने अपना करियर कब स्टार्ट किया, 1816 में स्टार्ट किया इन फ्रेंच कंपनी। एक फ्रेंच की एक कंपनी थी 1860, वहां पे उन्होंने क्या ज्वाइन किया, एज ए जूनियर इंजीनियर के रूप में वहां पे उन्होंने कंपनी में 1860 में ज्वाइन किया। ही वॉज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसी कंपनी के क्या बन गए, सीईओ इन 1888। मीन्स 28 साल में ही इसी कंपनी के जूनियर इंजीनियर से कंपनी के सीईओ एज ए अपॉइंटेड हुए। When he joined the company, the economic condition of this company was very bad। जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की तो कंपनी बहुत मीन्स घाटे में चल रही थी, दिवालिया चल रहा था मीन्स कंपनी का। इट वॉज ऑन दी threshold of the company। He with the help of his ability not only save the company from going bankrupt but change it into a prosperous company। बट कंपनी को मीन्स बैंकरप्ट होने से ही नहीं बचाया, बल्कि कंपनी को एक प्रोस्पर्स कंपनी में भी कन्वर्ट किया। मीन्स कंपनी की पोजीशन, कंपनी को एक टॉप कंपनी की पोजीशन में पहुंचा दिया, किसने, हेनरी फ्योल ने। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आफ्टर कंडक्टिंग, इस जो टाइम पीरियड था 1816 से और 1888 के बीच में, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट किया। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके जो कंक्लूजन पे पहुंचे थे, आफ्टर कंडक्टिंग मैनी एक्सपेरिमेंट, ही फाइंड आउट 2 फीचर्स दैट, उन्होंने 2 फीचर्स फाइंड आउट की। सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, नंबर 1 पे, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, की मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बिजनेस एक्टिविटी। कि बिजनेस में ना हम बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उन्हीं एक्टिविटीज में से सिर्फ मैनेजमेंट भी एक एक्टिविटी ही है। लाइक हम मैनेजमेंट में अकाउंट वर्क भी करते हैं, मैनेजरियल वर्क भी करते हैं, सिक्योरिटी वर्क भी करते हैं, फाइनेंस की भी नीड होती है, ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाती है। मीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ मैनेजमेंट एक हमारी एक्टिविटीज है जिसके अंदर डिफरेंट हमारे फिर से पार्ट्स आएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी मैनेजमेंट में फिर डिफरेंट फंक्शंस आते हैं।
सेकंड नंबर पे उन्होंने फाइंड आउट किया कि मैनेजमेंट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट की कैसी क्वालिटी है, यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड में भी अप्लाई होगा और नॉन बिजनेस में। मीन्स अगर बिजनेस की बात करें तो सेम फंक्शंस अप्लाई होते हैं। अगर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज की बात करें, अगर हम बात करें प्लेयर्स को उनकी पोजीशन पे खड़ा करना है तो उसके लिए भी सेम एक्टिविटीज ही परफॉर्म करेंगे। या स्कूल के अंदर में भी हमारी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। मीन्स मैनेजमेंट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूनिवर्सल, अप्लाई इन बिजनेस एज वेल एज इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह अप्लाई होती है हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब हम इनकी हमने दो फीचर्स देखी, इनकी क्लैरिफिकेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट फीचर की अगर क्लैरिफिकेशन देखिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट फीचर, सो फ्यूल हैज डिवाइडेड ऑल बिजनेस एक्टिविटी इन 6 पार्ट, कि फ्यूल के अकॉर्डिंग है ये यूनिवर्सल नहीं है। फ्यूल के अकॉर्डिंग कहता है कि हमारी जो जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटी है, 6 तरह की हम बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और मैनेजमेंट भी क्या है, उनमें से एक हमारी एक एक्टिविटी है। एंड द मैनेजमेंट एक्टिविटी इज वन ऑफ द, मैनेजमेंट उनमें से सिर्फ एक एक्टिविटी है, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज का सिर्फ एक पार्ट है। दे 6 एक्टिविटीज आर एज अंडर। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल हाउ मेनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, देन देयर आर 6 एक्टिविटीज, और मैनेजमेंट एक्टिविटीज है और मैनेजमेंट के डिफरेंट ये फंक्शंस हैं। आगे जाके 5 ये हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के ये वाले फंक्शंस होते हैं 5। अगर हम बात करें बिजनेस एक्टिविटी की, कौन सी 6 तरह की एक्टिविटीज होती हैं हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट नंबर पे है टेक्निकल एक्टिविटी, कि बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्शन वर्क परफॉर्म करेंगे। तो एक बिजनेस एक्टिविटीज क्या हो जाती है, टेक्निकल एक्टिविटी की प्रोडक्शन वर्क परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बिजनेस के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज भी करते हैं, मीन्स कि कुछ ना कुछ बाय भी करते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने के बाद बाय भी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सेल भी कर सकते हैं प्रोडक्शन होने के बाद। तो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आती हैं कमर्शियल एक्टिविटीज में। फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस आते हैं। इक्विटी शेयर से पैसा लेना है, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, जो ऑलरेडी आपने +1 क्लास में डिस्कस किया था। सोर्सेज ऑफ डिफरेंट बिजनेस फाइनेंस आ जाते हैं, रिटेन अर्निंग वगैरह सब आ जाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं हम, डिफरेंट सिक्योरिटी फंक्शंस भी करते हैं। अकाउंटिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, परचेज अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, फिर लेजर में अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मीन्स हम बिजनेस में अकाउंटिंग एक्टिविटीज भी करते हैं। उसके बाद आती है मैनेजरियल एक्टिविटी, कि हम बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट वर्क भी करते हैं, जिसके अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या हुई, हमारी एक बिजनेस की एक्टिविटी, हमारी डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी, और मैनेजमेंट क्या उनमें से एक बिजनेस एक्टिविटीज है हमारी उनमें से। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के अंदर कौन से 5 फंक्शंस होते हैं हमारे, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू फ्यूल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू फ्यूल 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम बात करें नॉर्मल हम बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आ रहा था यहाँ पे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पे आ रहा था हमारा डायरेक्टिंग। बट अगर हम बात करें फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के कौन से 5 फंक्शन है, तो फ्यूल के अकॉर्डिंग हमारे मैनेजमेंट के ये वाले 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड दी कंट्रोलिंग। दीज आर दी 5 फंक्शंस अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स। अगर हम बात करें सेकेंड फीचर्स की क्लैरिफिकेशन की, तो हेनरी फ्यूल का मानना है मैनेजमेंट इज ए काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज इम्प्लीमेंटेड इन ए सिमिलर वे, कि मैनेजमेंट हमारी मैनेजमेंट के अंदर यूनिवर्सल क्वालिटी है, मीन्स इट इज इक्वली अप्लाई इन द बिजनेस एज वेल एज इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस वर्ल्ड में भी अप्लाई होती है मैनेजमेंट की सेम ही एक्टिविटी और नॉन बिजनेस में भी ये सेम ही फंडामेंटल हमारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, which is implemented in similar way in all the business and non-business organization, कि business में भी ये fundamental principle apply होंगे और non-business activities में भी fundamental principles apply होंगे। अगर हम बात करें हमारे मेन टॉपिक के बारे में, व्हाट आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो ये हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये देज आर गिवन बाय दी हेनरी फ्यूल। देज आर दी टोटल 14 प्रिंसिपल, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो किसने दिए, हमारे हेनरी फ्यूल ने दिए हैं, रिसर्च स्कॉलर ने,
जिन्होंने 1860 में एक फ्रेंच की कंपनी ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर, और 1888 में इसी कंपनी के एज ए सीईओ अपॉइंटेड हुए थे। एज ए जूनियर इंजीनियर से इसी कंपनी के क्या बन गए थे, सीईओ अपॉइंट किए थे। इन्होंने इस कंपनी को बैंकरप्ट होने से बताया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अगर हम बात करें, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, दैट इज बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 101% है, आपका क्वेश्चन आना ही आना है। इनमें से किसी पॉइंट पे आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी एज ए केस स्टडी आ सकता है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो ये टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 पे डिवीजन ऑफ वर्क, हम काम को डिवीजन कर दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया जाए, इसमें डिस्कस करेंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, काम को करने की अगर हम क्या देते हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं किसी पर्सन को, तो उसके लिए काम को करने की अथॉरिटी भी दी जाए। फिर डिसिप्लिन की, हर काम डिसिप्लिन में होना चाहिए, रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हर काम किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे हम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज की बात करते हैं, मीन्स हर काम हमारा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, फोर्थ हमारा प्रिंसिपल रहेगा यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक पर्सन को एक टाइम पे एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए, ना कि हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट होना चाहिए। अदरवाइज पर्सन भी कंफ्यूज रहेगा कि किसके ऑर्डर को हम पहले प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की, कि एक जैसी एक्टिविटीज को कौन कंप्लीट करे, एक ही प्रिंसिपल्स एक ही हेड के सुपरविजन में कंप्लीट हो। नेक्स्ट सिक्स प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि जहां पे भी बात आए ऑर्गेनाइजेशन में चाहे नॉन बिजनेस में, हम जनरल इंटरेस्ट को प्रेफर करें इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ऊपर सभी लोगों की भलाई को हम प्रेफर दें, जनरल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट हमारा सेवंथ प्रिंसिपल आएगा रेम्यूनरेशंस टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को बिजनेस में जो भी रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो फेयर होना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय को पे आउट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम एट्थ प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ना तो सारी पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए, एक पर्सन के हाथ में होना चाहिए, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि सारी ही पावर को डिवाइड करके रख दे और खुद कोई काम ना करे हमारा प्रिंसिपल जो मेन ओनर होगा। मीन्स हमारा अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम होना चाहिए, कुछ पावर अपने पास, कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट करके। नेक्स्ट हम नाइन्थ प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे स्केलर चेन के बारे में, कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए, स्केलर चेन सिस्टम, एक चेन के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, इससे हमारा काम जल्दी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर में, कि हमारी हर चीज को प्रॉपर प्लेस पे और हर पर्सन प्रॉपर प्लेस पे अपॉइंटेड होना चाहिए, इसे काम को, इसे थिंग्स को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, किसी पर्सन को ऑर्डर देने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर सारी चीजें एक ऑर्डर में है, सारे पर्संस ऑर्डर में हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11th प्रिंसिपल्स में इक्विटी के बारे में, कि सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे बिजनेस वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम 12th प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, की एम्प्लॉय की, बिजनेस के अंदर जितने भी पर्सन है उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे हमें इतना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंस बहुत ज्यादा होगा। 13 प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव के बारे में, कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना इनिशिएट देता है तो उसको क्या करें, उसकी हम रिस्पेक्ट करें, उसके हम व्यू को सुने और जहां तक हो सके उसको इम्प्लीमेंट भी करें अगर अच्छा है सजेशन तो। 14 प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे स्पिरिट डी कोर्प्स, मीन्स मिलके काम करने की स्पिरिट, भावना, कि हमें काम को मिलके करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए वी ना कि आई, वी नॉट आई, वी यूज वी नॉट आई, कि हम कर सकते हैं ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब लेट्स वन बाय वन हम सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन्स। सो सबसे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, कि पूरे काम को डिवाइड कर दिया जाए। ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स एज फार एज पॉसिबल दी होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, कि पूरे ही काम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, होल वर्क को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दें, CD डिवाइड कर दें,
एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन ओनली वन पार्ट ऑफ वर्क, और एक एम्प्लॉय को यही वाला पार्ट बार बार दिया जाए अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में बी अचीव। सपोज हमने कोई काम करना है, पूरे काम को हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक एम्प्लॉय को बार बार यही वाला पार्ट दिया जा रहा है, तो उस काम में इतना स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि जिस काम को वो पहले 1 घंटे में कर सकता था, अब उसी काम को 30 मिनट में, पहले 50 मिनट में, 40 मिनट में, 30 मिनट, कि उसकी एफिशिएंसी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि हमारा उसका टाइम सेव होगा, उस काम को जल्दी कंप्लीट कर पाएगा, उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करेंगे कि ऐसा करने से कौन कौन से हमें बेनिफिट रिसीव होते हैं, तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अचीव होता है, ऑब्वियसली उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, काम में एक्सपर्ट हो जाएगा हमारा, स्पेशलाइजेशन मीन्स एक्सपर्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन दी वर्क एफिशिएंसी ऑफ दी वर्कर की क्या इंक्रीज होगी, वर्क एफिशिएंसी, ऑब्वियसली उसमें एफिशिएंट बन जाएगा। अगर वायलेटिंग इफेक्ट की बात करें कि हम डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करते, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल, कि हमें जो बेनिफिट, जो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होने वाला है वो हमें रिसीव नहीं होगा। The work efficiency of the worker will be reduced. Obviously अगर बार बार एम्प्लॉय को अलग अलग काम देंगे तो एम्प्लॉय को बार बार उसको समझने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि उसकी वर्क एफिशिएंसी घटने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी, एम्प्लॉय की वर्क एफिशिएंसी कम होने लगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या आता है, चाहे हम बिजनेस में अप्लाई कर लें, चाहे हम नॉन बिजनेस में कहीं पे भी अप्लाई कर लें, अगर पूरा काम है हम उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट दे, बार बार एक पर्सन को वही काम करने के लिए दे। जैसे सपोज मैं स्कूल के एक बच्चे की बात करती हूँ, बार बार मैं एक बच्चे को कह रही हूँ कि आपने 2 की टेबल ही लर्न करनी है, बार बार 2 की टेबल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको इजिली लर्न हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन बन जाएगा, उसको वो वाली टेबल इमीडिएटली लर्न हो जाएगी। तो ये हर फील्ड में अप्लाई होती है, छोटे से बच्चे के ऊपर नहीं, बिजनेसमैन पे, नॉन बिजनेस एक्टिविटी, प्लेयर पे। अगर प्लेयर को बार बार मैं कहूँ कि आपने बॉलिंग ही करनी है, तो ऑब्वियसली बॉलिंग करने में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को बार बार एक काम करने के लिए दें तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और उसकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करें, दैट इज अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फ्यूल का कहना है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इट मीन्स व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क इज गिवन टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जब एक काम दे रहे हैं एक इंडिविजुअल को बार बार करने के लिए, एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, और उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा रहे हैं कोई काम दे के, तो उसको उस काम करने की इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी। अगर रिस्पॉन्सिबल किसी पर्सन को ठहराना चाहते हैं तो उसको सफिशिएंट अथॉरिटी भी दें टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली कंप्लीट कर पाए, टाइमली डिस्चार्ज हो सके। अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें कि इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाले हैं, अथॉरिटी अगर उसको देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, सो ऑब्वियसली हेल्प इन अचीविंग द टारगेट, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी काम करने के लिए दिया उसको टाइमली कंप्लीट कर पाएगा। इंक्रीज इन दी कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं उस काम को पूरा करने के लिए, किसी को ऑर्डर देने की नीड है तो मैं ऑर्डर भी दे सकता हूँ, ये काम फुलफिल करवा सकता हूँ। तो हेल्प इन अचीविंग इन टारगेट एंड इंक्रीज इन दी कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, अगर उसके पास अथॉरिटी भी है। वायलेटिंग इफेक्ट की बात करें कि अगर हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा देते हैं बट अथॉरिटी नहीं देते तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे, ऑब्वियसली, या फिर हम ज्यादा अथॉरिटी दे देते हैं। अब देखो अगर हम किसी पर्सन को ज्यादा अथॉरिटी दे देते हैं, मोर अथॉरिटी इज गिवन, तो पर्सन उस अथॉरिटी का रॉन्ग यूज कर सकता है। ऑब्वियसली कोई पर्सन किसी को ज्यादा ऑर्डर दे सकता है जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं भी दी थी, अपनी अथॉरिटी का मिस यूज कर सकता है। सो रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ मोर अथॉरिटी ऑफ गिवन, अगर ज्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो उसका मिस यूज होगा। अगर हम क्या करेंगे, लेस अथॉरिटी देंगे तो डिफिकल्ट इन अचीविंग इन टारगेट, इसका बिल्कुल अपोजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अगर अथॉरिटी नहीं देते तो हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा दिया बट अथॉरिटी तो दी ही नहीं, तो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस डिक्रीज होने लगेगा, वो किसी को ऑर्डर ही नहीं दे पाएगा अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स टू बी
ऑर्गेनाइजेशन रूल्स शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। ये प्रिंसिपल कहता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को ही ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करके चलने चाहिए, which are necessary for the successfully working of the organization। obviously हर जगह रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सुपीरियर फॉलो करे बल्कि उसके सबऑर्डिनेट, ना सिर्फ सबऑर्डिनेट बल्कि उसका सुपीरियर भी फॉलो करे, तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन अप करेगा। अगर हम बात करें पॉजिटिव अफेक्ट की, इसके पॉजिटिव अफेक्ट क्या रहेंगे अगर हम रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। सो फर्स्ट वन, बेटर रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द पीपल। जो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है उसकी रेपुटेशन हमेशा ज्यादा होती है, बेटर होती है इन कंपैरिजन टू दोज हु डिड नॉट और हु डज नॉट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस। अगर हम बात करें इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है अगर रूल्स को फॉलो करके चलेगा, तो ऑब्वियसली सब काम को प्रॉपरली एक वे में करेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा। बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं, वहां पे लेबर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होते हैं हमेशा। अगर हम बात करें वायलेटिंग इफेक्ट्स की, इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे, ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डिक्लाइन होगी, अच्छी नहीं होगी हमेशा पीपल्स के बीच में, सोसाइटी में जो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। डिक्लाइन इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, हाइट ऑफ डिसऑर्डर, हमेशा लेबर और मैनेजमेंट के बीच में क्या होता रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, उनके बीच में मनमुटाव बना रहेगा जहां पे डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया जाता, जहां पे डिसिप्लिन नहीं होता। एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पिशियंस, हमेशा लोगों के बीच में डाउट बना रहेगा जहां पे रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होने लगेगा, उनको पता है ना तो सुपीरियर फॉलो कर रहा है ना सबऑर्डिनेट, उनके बीच में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस एम्प्लॉय का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। तो ये कुछ हमारे फंडामेंटल 3 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया है। सो लर्नर्स, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम अपकमिंग वीडियोस में और भी प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियोज ऑल्सो। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goals one day. Be smile.